Hi everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to cover the basics of Earth's interior. ठीक है, तो अर्थ की लेयर्स क्या है, अर्थ में कौन कौन सी सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज आती हैं. We will study about the layers of Earth, that is crust, mantle and core, and other layers like lithosphere, asthenosphere. ठीक है, तो इनको भी इन डिटेल कवर करेंगे. Then we will study about the Earth's chemical composition. Then the elements which are found in abundance in Earth's crust. Seismic discontinuities के बारे में स्टडी करेंगे. एंड अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के लिए सोर्सेज क्या क्या है, हमको कहाँ से पता चल रहा है कि भाई अर्थ जो है वो इन चीज़ों की बनी है. ये सारी चीज़ें हम डिटेल में करने वाले हैं इन दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट अगर आप देखते हैं लेयर, क्रस्ट लेयर है जिसकी थिकनेस है आपको दिखेगी 0.0 to 100 किलोमीटर थिक है क्रस्ट. ठीक है, तो 0 से लेके 100 किलोमीटर तक क्रस्ट होगी. ठीक है, अगर आप बात करते हैं लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर एक ऐसी लेयर है जो कि क्रस्ट भी आती है उसमें एंड अपर मोस्ट जो सॉलिड मैंटल है वो भी आती है. ठीक है, हम देन कम्स मैंटल. प्रॉपर अगर आप मैंटल देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक है आपकी मैंटल. ठीक है, इसमें ये जो अपर मोस्ट हो गया थोड़ा सा सॉलिड पार्ट है, सॉलिड मेंटल है. देन कम्स एस्थीनोस्फेयर. ठीक है, एस्थीनोस्फेयर के बाद में आती है आपकी आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल. ठीक है, तो मतलब याद रखना है कि जो आउटर मेंटल है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है. उस पर भी जो ऊपर एस्थीनोस्फेयर वाला पार्ट है वो मेंटल में ही आता है, बट वो थोड़ा सा आपको दिखेगा विशियस ये है, लिक्विड है, मतलब विस्कोसिटी इसकी हाई होती है. ठीक है, एक मोल्टन फॉर्म की रॉक टाइप आपको दिखेगा. देन अगर आप देखते हैं कोर क्या है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कोर है. फर्स्टली आती है आउटर कोर. ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है. एंड देन कम्स इनर कोर जो कि सॉलिड फॉर्म में है. सो आई होप ये थोड़ा सा बेसिक आपको इसकी समझ में आई होगी. तो क्रस्ट की अगर आप देखिए थिकनेस है 0 to 100 किलोमीटर. ठीक है, उसके बाद 100 किलोमीटर तक तो क्रस्ट है. ठीक है, यहाँ तक आगे आपकी क्रस्ट, ये होगी क्रस्ट. क्रस्ट के बाद 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक मिलती है आपको मैंटल. ठीक है, देन 2900 किलोमीटर डीप अगर आप जाएंगे वहाँ से लेके 178 किलोमीटर जो है ये आपको कोर मिलेगी. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं. अगर आप देखिए अर्थ की केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, हम ओवरऑल अर्थ की बात कर रहे हैं अभी. देन वी विल ऑल्सो सी द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रस्ट ओनली. ठीक है, तो अगर आप बात करते हैं पूरी क्रस्ट की, ठीक है, ओनली आई मीन पूरी अर्थ की अगर आप बात करते हैं तो उसका एक केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, सबसे ज़्यादा उसमें आयरन मिलेगा. ठीक है, देन ऑक्सीजन, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, सल्फर, निकल. ठीक है, और बाकी फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, एल्यूमिनियम. ठीक है, एंड अदर एलिमेंट्स. तो मेनली आपको याद रखना है IOS. ठीक है, IOS से आप याद रख लो अर्थ की केमिकल कॉम्पोजिशन, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, सल्फर एटसेट्रा. बट अगर आप बात करते हैं अर्थ की क्रस्ट की, कंप्लीट अर्थ की नहीं, अर्थ की क्रस्ट की बात करते हैं, उसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम एंड आयरन यहाँ पे 4th नंबर पे है. ठीक है, तो वहाँ पे क्या था IOS पूरे अर्थ में, यहाँ पे क्या है OSA. ठीक है, OSA. तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. फर्स्ट इज क्रस्ट. ठीक है, तो क्रस्ट की अगर बात करते हैं बाय वॉल्यूम, अर्थ का टोटल अगर वॉल्यूम देखेंगे उसका 0.5 to 1% जो है वो क्रस्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है. ठीक है, एंड अर्थ के मास का भी लेस देन 1% ये क्रस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है. डेंसिटी की अगर आप देखेंगे बात, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाएगी ना, जैसे जैसे नीचे आप जाओगे अर्थ में तो उतनी ही ज़्यादा डेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी. तो सबसे ऊपर डेंसिटी जो है वो कम होगी, मेंटल की सबसे ज़्यादा होगी, उससे भी ज़्यादा होगी कोर की. ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी जो होती है क्रस्ट की वो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अगर आप थिकनेस की बात करते हैं इसकी तो 5 to 30 किलोमीटर थिकनेस है. टोटल हमने क्या पढ़ा था, 1 to 100 किलोमीटर की थिकनेस है क्रस्ट की. अगर ओशियनिक क्रस्ट की बात करोगे आप, जो ओशन के बिलो जो क्रस्ट होगी तो वो 5 to 30 किलोमीटर थिक होगी. अगर आप बात करोगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, कॉन्टिनेंट्स पे 50 to 70 किलोमीटर थिक होती है. एंड अगर आप मेजर माउंटेन सिस्टम्स की बात करोगे जैसे हिमालयाज हो गए, वहाँ पे 70 to 100 किलोमीटर है थिकनेस. ठीक है, एंड ऑल्सो
टेम्परेचर की बात अगर हम करें, टेम्परेचर भी डेप्थ के साथ बढ़ता रहता है, ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। टेम्परेचर भी डेप्थ के साथ बढ़ता जाएगा एंड टिपिकली रीचेज द रेंज ऑफ अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस टू 400 डिग्री सेल्सियस एट द बाउंड्री ऑफ अंडरलाइन मेंटल, ठीक है। और टेम्परेचर जो है हर किलोमीटर के लिए 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करता है इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट। क्रस्ट में इस तरीके से चलता है, अंडरलाइन मेंटल जो है वहाँ पे इस तरीके से चलता है, वो सब आपने देखा। नाउ ये हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे कि रॉक्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स होती हैं, क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, ठीक है। जैसे रॉक साइकिल क्या होता है, फर्स्टली जो है वो इग्नियस रॉक जो मतलब लावा वगैरह से बनी हो, ठीक है। देन या तो इसकी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। या फिर इग्नियस रॉक्स जो है जो ऊपर आ गई होती है अर्थ के सरफेस के अगर नीचे है तो उस पर प्रेशर या टेम्परेचर लग लग के मेटामॉर्फिक रॉक वो बन जाता है, ठीक है। अगर तो वो अर्थ के ऊपर है रॉक्स, ठीक है, जो कि लावा वगैरह से बनी हो। इग्नियस रॉक्स वो होती है जो कि लावा से, मोल्टन मैग्मा से बनी होती है, ठीक है। सो जब ये बाहर आके अगर सरफेस पे सॉलिडिफाई हुआ है तो अगर वो जो है वो तो मेटामॉर्फिक रॉक उससे नहीं बनेगा ना, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की जरूरत होती है। तो इग्नियस रॉक से कन्वर्ट होके सेडिमेंट्री रॉक भी बन सकता है, ठीक है। देन जो आउटर कवरिंग होती है क्रस्ट की वो होती है सेडिमेंट्री मटेरियल की। उसकी नीचे की अगर आप लेयर देखें, क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं वहाँ पे जो कि एसिडिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। देन जो लोअर लेयर होती है क्रस्ट की उसमें बेसाल्टिक और अल्ट्रा बेसिक रॉक्स होती हैं, ठीक है। ये मतलब यही रॉक्स जो मोल्टन मैग्मा की बनी होती है, बेसाल्टिक हो गया, एसिडिक रॉक्स हो गई, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स हो गई। Then another important point which is very important to remember, the continents। देखो क्रस्ट में जो है हमने देखा ओशियानिक क्रस्ट भी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है, ठीक है, माउंटेन एरिया भी है। तो क्रस्ट जो होती है वो बनती है लाइटर सिलिकेट्स की, दैट इज सिलिका प्लस एल्यूमिनिया, जिसको सियाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्रस्ट का जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो किसकी बनी है, लाइटर सिलिकेट्स की, लाइटर सिलिका एंड एल्यूमिनियम की, सियाल। देन जो ओशियानिक क्रस्ट है वो हैवियर सिलिकेट्स की बनी होती है, इसलिए वो हैवी होती है। और ओशियानिक क्रस्ट हमेशा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के जो है वो नीचे थोड़ा दबी होती है। वाई? बिकॉज ये हैवी होती है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे दब गई होती है। सो हैवियर सिलिकेट्स लाइक सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा, ठीक है। तो ओशियानिक का हमने देखा सीमा से बनी होती है, सियाल एंड सीमा, यू नीड टू रिमेंबर दिस। देन इनके लिए कुछ टर्म्स होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ओशियानिक क्रस्ट जो है वो लाइटर सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक्स की बनती है, लाइक ग्रेनाइट। इनको बोलते हैं फेल्सिक रॉक्स, ठीक है। जो लाइटर वाली है वो फेल्सिक रॉक्स हो गई। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो फेल्सिक रॉक्स की बनती है। एंड ओशियानिक क्रस्ट जो हैवी सिलिकेट्स की बनी होती है उनको मैफिक रॉक्स बोलते हैं, ठीक है, मैफिक। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो ओशियानिक क्रस्ट है वहाँ पे बसाल्ट लाइक रॉक्स होती हैं, ओके, मैफिक रॉक्स होती हैं, आयरन, मैग्नीशियम सिलिकेट रॉक्स होती हैं। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहाँ पे फेल्सिक रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट होती है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम लिथोस्फीयर की बेसिक स्टडी करते हैं। हमने देखा कि हाँ, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ जो है विथ थिकनेस वैरिंग फ्रॉम बिटवीन 10 to 200 किलोमीटर, क्योंकि 1 से लेके 100 तक क्या है, क्रस्ट है। बट हमने देखा लिथोस्फीयर में अपर सॉलिड पार्ट ऑफ किसका, मेंटल का भी आता है, ठीक है। तो 100 to 200 मतलब 100 किलोमीटर जो है वो आप मेंटल का भी बीच में ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो लिथोस्फीयर है ना, ये जो हमारी डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ठीक है। अंटार्कटिका प्लेट हो गई, इंडियन प्लेट हो गई, कोकोस प्लेट हो गई, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये जो प्लेट्स हैं ये किस लेयर में है, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपको चीज़ पता होनी चाहिए इस लेयर के बारे में। एंड सोर्स ऑफ हीट क्या है जिसकी वजह से ये प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है, जिसकी वजह से ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स में मूवमेंट हो रही है, उसका सोर्स ऑफ हीट क्या है। तो दिस इज अ प्रीमोर्डियल हीट, ये टर्म आप याद रख लीजिए, प्रीमोर्डियल हीट, जो कि प्लैनेट की फॉर्मेशन के टाइम पे थी, ठीक है। मतलब प्लैनेट्स जो हैं ये भी अगर टाइम मिला तो ये भी हम चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा यूनिवर्स क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, गैलेक्सीज क्या होती हैं, प्रीमोर्डियल हीट क्या थी, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, ठीक है। तो प्रीमोर्डियल हीट मतलब प्लैनेट्स जो है पहले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होता था, वहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स होते थे, ठीक है।
बट धीरे धीरे करके प्लैनेट फॉर्मेशन हुआ, धीरे धीरे करके प्लैनेट्स जो है वो कूल डाउन हुए, लेकिन तब भी उनमें कुछ हीट जो है वो बाकी रह गई, ठीक है। तो वो एक सोर्स ऑफ हीट है। एज वेल एज जो रेडियो एक्टिव डिके होता है यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम जैसे कंपोनेंट्स का इन द अर्थ्स क्रस्ट एंड मेंटल, तो इसकी वजह से भी हीट होती है। तो दो सोर्सेस हो गए मेन, प्रीमोर्डियल हीट एंड रेडियो एक्टिव डिके ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट मेंटल, इट फॉर्म्स 83% ऑफ अर्थ्स वॉल्यूम, 67% ऑफ अर्थ्स मास, ठीक है। एंड मोर डिसकंटिन्यूटी से लेके 2900 किलोमीटर तक ये पूरा जाती है। अब ये क्या है कंटिन्यूटीज, डिसकंटिन्यूटीज, ये हम देखेंगे इसके बाद, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के बाद। तो मेंटल की सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि इट्स अ सोर्स ऑफ मैग्मा, मेन सोर्स ऑफ मैग्मा मेंटल ही है। वहीं से ये मोल्टन रॉक निकल के आती हैं, इसी की वजह से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। तो नीचे से जब भी मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा, इसको एस्केप करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स को पुश करेगा, ठीक है, कहीं पुश करेगा, तो उसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो है वो होती है। देन जो लोअर मेंटल है इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड एस्थीनोस्फेयर। तो हमने देखा कि पहले तो सॉलिड पार्ट है मेंटल का, देन जो आउटर पार्ट है उसमें एस्थीनोस्फेयर भी आती है। एस्थीनोस्फेयर जो है वो अपर मोस्ट पार्ट बनाती है आउटर मेंटल का। देन इनर मेंटल आती है जो कि दोबारा से सॉलिड फॉर्म में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। In the mantle, temperature ranges from approximately 200 degrees Celsius at the upper boundary with crust to approximately 4000 डिग्री सेल्सियस एट द कोर मेंटल बाउंड्री, ठीक है। तो जब तक कोर तक पहुंचती है मेंटल, 4000 किलोमीटर इसका 4000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जा चुका होता है। एंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, इतना ज़्यादा डिफरेंस है इस मेंटल में। अगर आप देखेंगे ऊपर, अगर आप देखें 200 डिग्री सेल्सियस है, नीचे जब कोर के साथ टच हो रही है तो 4000 डिग्री सेल्सियस है। जो इतना सारा टेम्परेचर वेरिएशन है उसकी वजह से कन्वेक्टिव मटेरियल सर्कुलेशन आती है। कन्वेक्शन क्या होती है? कन्वेक्शन होती है कि जब भी एक करंट क्रिएट होती है, देखिए इसको हम थोड़ा बेसिक से समझेंगे। कन्वेक्शन क्या होती है? सिंपली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट ट्रैवल करती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। सो मैग्मा जो है यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ हाई टेम्परेचर है, यहाँ पे लो टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से ये चीज़ होती है। एंड दिस रिजल्ट्स इन राइजिंग ऑफ मेंटल मटेरियल फ्रॉम द डीप इनसाइड ऑफ मेंटल, क्योंकि मेंटल का जो मटेरियल है वो गर्म है, ठीक है, तो वो फिर ऊपर जाएगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जाएगा, जबकि कूलर मेंटल जो है वो नीचे जाएगा, सिंक करेगा, ठीक है। कूलर मेंटल विल सिंक डाउन एंड जो दूसरा वाला है हॉट मटेरियल है, मैग्मा है, इट विल राइज फ्रॉम द डीपर इनसाइड ऑफ द मेंटल। और ये जो चीज़ है ना कि कूलर चीज़ जो है वो सिंक डाउन कर जाएगी एंड जो भी वार्म चीज़ होगी वो राइज करेगी, ठीक है। वो हम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक चीज़ जब हम देखेंगे, एटमॉस्फेयर को हम स्टडी करेंगे, तब भी ऐसे ही आप देखोगे जो वार्म एयर है वो हमेशा ऊपर राइज करती है कन्वेक्शन की वजह से, ठीक है। एंड जो कूल एयर है वो ठंडी होके नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कूल चीज़ हमेशा जो है वो हैवी होती है ऐसे भी, और वो नीचे की तरफ जाएगी, और जो वार्म एयर होती है वो एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। आउटर कोर क्या है? तो आउटर कोर जो है इट इज़ कंपोज ऑफ आयरन मिक्स्ड विद निकल। तो जैसे हमने सियाल पढ़ा, हमने सीमा पढ़ा क्रस्ट में, वैसे ही निफे आपने याद रखना है। किसमें होती है? कोर में होती है निफे, ठीक है, आउटर कोर में। एंड जो आउटर कोर होती है वो बिकॉज उसमें उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए वो सॉलिड में नहीं होती, ठीक है, वो विशेष लिक्विड ही होती है। इवन दो कॉम्पोजिशन सेम है इनर कोर की तरह ही, बट इनर कोर जो है, इनर कोर इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। वाई? बिकॉज इसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, इसमें टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे प्रेशर जो है वो डोमिनेट कर जाता है टेम्परेचर को, एंड ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। बट आप देखोगे आउटर कोर जो है वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड है। वाई? बिकॉज उसमें इनफ प्रेशर नहीं है अभी, ठीक है। देन यहाँ पे टेम्परेचर 4400 डिग्री सेल्सियस होता है आउटर रीजन्स में एंड 6000 डिग्री सेल्सियस इन द इनर कोर। एक डायनेमो थ्योरी है, डायनेमो थ्योरी बोलती है कि कन्वेक्शन जब होती है आउटर कोर में, आउटर कोर क्या है? लिक्विड है, ठीक है। याद रखने की जो कन्वेक्शन होती है ये सिर्फ गैसियस मटेरियल में होती है और लिक्विड मटेरियल में होती है।
तो आउटर कोर में ही कन्वेक्शन होगी, इनर कोर में नहीं होगी, बिकॉज वो सॉलिड है। तो डायनेमो थ्योरी कहती है ये जो आउटर कोर में कन्वेक्शन हो रही है, मतलब मटेरियल ऊपर राइज कर रहा है, हॉट मटेरियल, कंबाइंड विद द कोरियोलिस इफेक्ट, इसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बनता है। सो कोरियोलिस इफेक्ट में क्या होता है, कोई भी रोटेटिंग बॉडी है, अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रोटेटिंग बॉडी है, वहाँ पे ये कोरियोलिस इफेक्ट काम करेगा। तो रोटेटिंग बॉडी है, वहाँ पे ये कहता है, कोरियोलिस इफेक्ट कहता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अगर कोई सर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी चीज़ रोटेट कर रही है, एयर रोटेट कर रही है कोई, ठीक है, कुछ भी रोटेट कर रहे हैं, इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। बाकी ये जो एटमॉस्फेयर चैप्टर है, ठीक है, जब हम वो पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में इसका जो है वो समझ में आएगा। तो डायनेमो थ्योरी याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, कन्वेक्शन इन आउटर कोर एंड कोरियोलिस इफेक्ट, इन तीनों को ये कंबाइन करके बता रहे हैं कि इन दोनों की वजह से ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। द इनर कोर मैंने आपको बता दिया कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है। डेंसिटी उसकी कितनी होती है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्रस्ट की डेंसिटी क्या थी, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन मैंटल में 4.6, आउटर कोर में 10.5 एंड देन 13 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, यहाँ से। सो ये सब चीज़ें क्लियर हैं। अब हम डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में देखेंगे, सीस्मिक डिसकंटिन्यूटीज़। सो डिसकंटिन्यूटीज़ क्या है कि जब भी एक लेयर खत्म हो रही है, फॉर एग्जांपल क्रस्ट खत्म हो रही है, तो उसको मेंटल से कौन सी चीज़ कनेक्ट कर रही है, कौन सी लाइन कनेक्ट कर रही है, ठीक है। सो फर्स्ट आती है जो कि क्रस्ट, यहाँ पे आप देखेंगे ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसको सेपरेट करती है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, इसको सेपरेट करने वाला काम करती है कॉनराड, ठीक है। तो क्रस्ट और कॉनराड याद रखेंगे। क्रस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है कॉनराड, ठीक है। देन कम्स मोहो और मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। ये क्रस्ट एंड मैंटल को, लोअर क्रस्ट एंड अपर मैंटल को, बस याद रखना है आपने, जो मोहवरिक है या मोहो डिसकंटिन्यूटी है वो क्रस्ट को मैंटल से जोड़ती है, ठीक है, या सेपरेट करती है, ठीक है। तो क्रस्ट और मैंटल के बीच में है मोहो। देन रेपिटी क्या है, रेपिटी मतलब जहाँ पे मेंटल रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी है। तो रेपिटी है जहाँ पे मेंटल रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है मतलब ऊपर भी मेंटल ही है, नीचे भी मेंटल ही है। नेक्स्ट कम्स गिटनबर्ग। गिटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है ये कोर को सेपरेट करती है, कोर को मेंटल से सेपरेट करती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आती है गिटनबर्ग। ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, मेंटल एंड कोर के बीच में है गिटनबर्ग, ठीक है। देन लेमन जो है ये कोर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेमन सी है मतलब ये ऐसे आर्म सी है, कोई मेन लेयर्स को ये सेपरेट नहीं कर रहा, जैसे मेंटल, क्रस्ट और कोर को, इन तीनों को आपस में सेपरेट नहीं कर रहा है, ये कोर को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। लेमन सी डिसकंटिन्यूटी है ये, ठीक है। आई होप ये ट्रिक्स से थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। तो ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट हम चलते हैं सोर्सेज ऑफ अर्थ स्टडी। अच्छा, आई थिंक मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ, बट ये थोड़ा एक 1 स्टॉप सोल्यूशन बन सकता है आपके ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको अगर क्विक रिविजन करना है फॉर एग्जाम्स तो यू कैन जस्ट फास्ट फॉरवर्ड दिस, 2x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, बट आई विल ट्राई टू कवर दिस इन डेप्थ ताकि एक 1 स्टॉप सोल्यूशन आपके लिए बन जाए। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सोर्सेज ऑफ अर्थ स्टडी। तो अगर हमको अर्थ का इंटीरियर समझना है तो कुछ डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं उसको समझने के लिए, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। अगर हम डायरेक्ट सोर्सेज की बात करते हैं तो आप डीप अर्थ माइनिंग कर सकते हो। देखो, डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब अर्थ से ही वो चीज़ आप लोगे, ठीक है, अर्थ का ही मटेरियल लेके आप अर्थ को स्टडी करोगे। इनडायरेक्ट मतलब कुछ और तरीके का मटेरियल लेके जो कि अर्थ का नहीं है, कोई आउटर मटेरियल लेके आप उसको, अर्थ की सिमिलर है वो, उसके कुछ फीचर्स जो है सिमिलर हैं, उनको आप स्टडी करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अर्थ इंटीरियर, ठीक है। तो डायरेक्ट सोर्सेज में आता है डीप सी माइनिंग कर लो, ड्रिलिंग कर लो, ठीक है, तो आपको नेचर ऑफ रॉक समझ में आएगा, ठीक है। बट अब आप देखोगे माइनिंग और ड्रिलिंग जो है प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि आप एक सर्टेन डेप्थ के बियॉन्ड जा सको, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ फेल हो जाता है। देन एग्जाम्पल दिया है जैसे कि पोनिंग गोल्ड माइन है, डीपेस्ट माइन है इन द वर्ल्ड, एंड ताउतोना गोल्ड माइन है जो कि सेकंड डीपेस्ट माइन है इन द वर्ल्ड। दिस इज इन साउथ अफ्रीका, दोनों ही साउथ अफ्रीका में है। सो दीज आर डीपेस्ट माइंस रीचिंग टू अ डेप्थ ऑफ ओनली 3.9 किलोमीटर, मतलब डीपेस्ट माइन जो है वो भी सिर्फ इतना किलोमीटर तक ही जा सकता है। और डीपेस्ट ड्रिलिंग जो हुई है वो सिर्फ 12 किलोमीटर डीप एक होल बोर किया गया था
सोवियत यूनियन ने किया था कोला पेनिनसुला में, ठीक है। तो ड्रिलिंग अगर पूछेंगे डीपेस्ट, कोला पेनिनसुला में, यूएसएसआर में था उस टाइम, अभी रशिया में। एंड बाकी ये जो गोल्ड माइंस हैं दो, ये जो है ये ड्रिलिंग नहीं है, ये डीपेस्ट माइन है, ठीक है। देन वोल्केनिक इरप्शन, वो भी कहाँ से हो रहा है? अर्थ के इंटीरियर से ही हो रहा है ना। तो डायरेक्ट एक अर्थ के इंटीरियर से मटेरियल बाहर आपको मिल रहा है स्टडी करने के लिए, तो वो डायरेक्ट सोर्स हो गया। देन इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या आएगा? जैसे कि डेप्थ के साथ साथ प्रेशर और टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है, ये इनडायरेक्ट सोर्स है। देन अर्थक्वेक वेव्स या सीस्मिक वेव्स कैसे ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, तो उससे भी हमको अर्थ के इंटीरियर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बिकॉज कुछ जो वेव्स हैं, सीस्मिक वेव्स, वो हो सकते हैं कि किसी एक मटेरियल से पास करती हो, लिक्विड से पास नहीं करती हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, कहाँ पे लिक्विड जोन आ रही है, कहाँ पे सॉलिड जोन आ रही है, ये सब। मीटेराइट्स, तो जो हमको स्पेस से कुछ फॉलन मटेरियल होते हैं वो अगर मिल जाएं, ग्रेविटेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीटेराइट्स देखो जब अर्थ पे फॉल करते हैं, मीटेराइट्स जो हैं वैसे ही तो चीज़ों से, उसी मटेरियल से तो अर्थ भी बना है ना, वो भी एक तरह का अर्थ का एक सिमिलर फेमिलियर सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो उनसे भी हम स्टडी कर सकते हैं अबाउट अर्थ इंटीरियर। ग्रेविटेशन फील्ड, तो जैसे मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड जो अपनी फोर्स है वो ज़्यादा होगी। तो अर्थ में किस जगह पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है मास, कहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ें हम पता लगा सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से। एंड नाउ लेट्स डिस्कस दी सोर्सेज ऑफ अर्थ्स हीट। सो अर्थ में जो इतनी हीट जनरेट हो रही है मैंटल में, कोर में, कहाँ से आ रही है इतनी हीट? सो उसके क्या सोर्सेज हैं? फर्स्ट तो रेडियो एक्टिव डिके, सेकेंड इज प्रीमोडियल हीट, एंड थर्ड इज टाइडल फ्रिक्शन। तो मेजरली तो जो है प्रीमोडियल हीट एंड रेडियो एक्टिव डिके, इनसे कॉन्ट्रीब्यूशन होती है in the earth's heat, but tidal friction is also an important factor. So radioactive decay में क्या है? जो high temperature है below the crust, it is attributed to the disintegration of radioactive substances. इन अर्थ के अंदर बहुत सारे रेडियोएक्टिव सबस्टांसेस हैं, जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, न्यूक्लियर डिके जब होता है, तो तब जो है इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। एंड आप देखेंगे कि अर्थ की जो मैंटल है वहाँ पे एक सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिशन बन जाती है, एक तरह का ह्यूमन मेड रिएक्टर जैसे होते हैं, वैसे ही अर्थ में इतने सारे रेडियोएक्टिव सबस्टांसेस हैं, उनमें न्यूक्लियर डिके हो रहा है एंड एक तरह का लॉन्ग सेल्फ सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिशन जो है वो बन जाती है वहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह से ये हीट जनरेट होती है। एंड ये कहा जाता है कि मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ्स टोटल हीट वो रेडियोएक्टिव डिके से ही आती है। याद रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता है अर्थ में, बिकॉज फ्यूजन के लिए जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की ज़रूरत है, उतना ज़्यादा अर्थ में मैसिव टेम्परेचर या प्रेशर अवेलेबल नहीं। सो इसीलिए अर्थ में न्यूक्लियर फिशन होता है, ना कि न्यूक्लियर फ्यूजन। नाउ नेक्स्ट सोर्स ऑफ अर्थ हीट इज प्रीमोडियल हीट। सो अर्थ की फॉर्मेशन से जो लेफ्ट ओवर हीट है वो भी, उसको कहते हैं प्रीमोडियल हीट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसमें। ये कैसे बनती है? देखो, जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट्स ऑफ कॉमेट्स, मीटियोराइट्स एंड जो उसके इफेक्ट रहे होंगे, जैसे कि जब हैवी एलिमेंट्स रहे हमारे अर्थ के अंदर, जैसे आयरन हो गया, एंड जो लाइटर एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, तो हैवी मेटल जो है, हैवी एलिमेंट्स जो है वो जब सिंक डाउन करेंगे एंड लाइटर एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन जब राइज करेंगे, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज होगी, ठीक है। इस फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। देन जब कोर सॉलिडिफाई होता है, उस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में जो लेटेंट हीट निकलती है, तो वहाँ से भी हीट आती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टाइडल फ्रिक्शन। सो टाइडल फ्रिक्शन क्या होती है? देखो, टाइडल फोर्सेस क्या होती है? जो ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस होता है मून एंड सन का ऑन अर्थ, तो उसको कहते हैं टाइडल फोर्सेस। ये हमारी अर्थ है, अगर एक तरफ से सन की फोर्स लग रही है उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरफ से मून की जो है वो फोर्स लग रही है, ठीक है। सो इसकी वजह से भी टाइड्स आती हैं, इसकी वजह से भी टाइड्स आएंगी, तो ये टाइडल फोर्सेस हैं। सो ये कहते हैं कि ओशियनिक टाइड्स जो हैं, दीज आर नॉट द ओनली इफेक्ट ऑफ टाइडल फोर्सेस, और भी जो है इफेक्ट्स होते हैं टाइडल फोर्सेस के। सो जैसे ये टाइड्स बन जाती हैं, मतलब ओशन जो है अगर वो बल्ज हो जाते हैं, वो टाइड्स की फॉर्म में आ जाते हैं, तो जो अर्थ की सॉलिड बॉडी है वो भी बल्ज हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, टाइडल फ्रिक्शन की वजह से। एंड जो डेली फ्लेक्सिंग होती है अर्थ की, मतलब सॉलिड बॉडी और ओशन जो है वो सारे उनकी डेली फ्लेक्सिंग जो हो रही है, इट कॉजेज अ लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ अर्थ रोटेशन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। एंड ये जो एनर्जी है ये हीट जनरेट करती है, तो इसकी वजह से भी अर्थ का इंटरनल टेम्परेचर माइनस्क्यूल से बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ता है।